हेलो 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 हेलो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। रिवीजन करके आए हो? पता है ना टॉपिक? लास्ट सेशन के अंदर मैंने कहा था कि आपने तैयार करके आना है। एक तो वो, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, बट जो मैंने कंपनी की टैक्सेशन वाला क्वेश्चन आपको दिया था चैप्टर, उम्मीद करूंगा आप सबने रिवाइज किया होगा। एक बार अपनी ऑडियो वहां से ना म्यूट कर लेना। ऑडियो कई बच्चों की ऑन है, एक बार वहां से म्यूट कर लो। ठीक है, अच्छा। और एक बार ना यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में ना जितने बच्चे प्रेजेंट है एक बार नाम लिख देना अपने, ताकि मैं किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, पहले आधा घंटा मैं आपकी रिवीजन कराऊंगा, जो भी आपने रिवाइज की है अभी पता लग जाएगा। उसके बाद फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे फिर मैं वो डाउट्स लेना स्टार्ट करूंगा। चलो जी, एक मिनट रुको बस, बच्चे ऐड कर लूं मैं। अमनप्रीत और लक्ष्मी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप आप सबने अपने चैट बॉक्स में यहाँ पे नाम लिख लिए होंगे। बाकी जिन जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज अपने नाम लिख देना जी। ठीक है जी, फिर मैं नाम के अकॉर्डिंग ही बुलाऊंगा आपको। लोरिस सबसे पहला, रुचि। रुचि, ऑडियो वहां से अपने अनम्यूट करो। वहां पे एक आगे आपका एक बटन होगा ऑडियो का। यस सर। हाँ, आपकी आवाज ठीक है, आ गई। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। रिवीजन करके आए हो? पता है आज क्या सर था? एक्चुअली अच्छा, आपको पता नहीं? नहीं सर, एक्चुअली मैंने 25 अगस्त को ही क्लास लिया हुआ है, तो मेरा अच्छा क्लास तो अच्छा अच्छा अच्छा, आपके डाउट्स हैं फिर? नहीं सर, डाउट्स तो अच्छा अभी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक डाउट है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो पॉइंट आपने बताया था, हाँ, उसमें टीसीएस जो कलेक्ट करते हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो क्या बताया था आपने, मुझे समझ। उसके अंदर वो ये बताया था कि जीएसटी में आपका एक जो सेक्शन नंबर 95 है, नाइन हाँ। फाइव में लिखा हुआ है कि जीएसटी, देखो जीएसटी तीन लोग पे करते हैं, या तो सप्लायर या वो रिसीवर या वो थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी में कौन कवर होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब 95 ये बात कहता है कि अगर तीन सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है ईसीओ के थ्रू, तीन सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है ईसीओ के थ्रू, तो उस केस में ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। और अगर इन तीन सर्विस के अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है या कोई भी गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो उस केस में ना ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेगा, बट ईसीओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। ईसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि उसको पेमेंट में टीसीएस कलेक्ट करना है, और टीसीएस कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को देके आना है। ओके। ठीक है, अब वो टीसीएस का रेट आप सब जानते हो 1% है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब जीएसटी, आप ये मत समझना कि यहाँ पे जीएसटी जाएगा नहीं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाएगा, बट इस केस में सप्लायर पे करेगा। अच्छा। ठीक है, ईसीओ का सिर्फ एक काम है, टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना। ओके। ठीक है, और अगर वो तीन सर्विस होंगी तो उस तीन सर्विस में जीएसटी जो पे करेगा वो ईसीओ करेगा, उस केस में टीसीएस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा।
ठीक है रुचि? हाँ यस सर, थैंक चलो, अच्छा ठीक है, अब मैं किसी और बच्चे का नाम लेता हूँ फिर। आंचल। Yes, आं, sir. हाँ जी आंचल, Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। रिवीजन करके आए हो? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. मैंने कौन सा टॉपिक दिया था? Poem का कौन सा दिया था? poem. अच्छा पोयम का, ओके। Yes, sir. चलो पहले तो मुझे एक बार छोटी छोटी डिस्कशन कर लेते हैं। Okay, sir. मुझे ये बता दो कंपनी के केस में टैक्स रेट कौन कौन से लगते हैं? सर कंपनी के केस में हाँ जी। सब मतलब सारी कंपनी की मतलब फॉरेन वगैरह सब मिला के। हाँ हाँ हाँ, सब हाँ। मिला के। ठीक है सर, एक तो 25% लगता है और एक 30% लगता है। 25% उस केस में लगता है जब कंपनी रेसिडेंट होती है और 250 करोड़ के मतलब कम रहता है टर्नओवर, तब लगता है, और उसके ऊपर रहती है तो मैं नहीं खेलूंगा 30%। आपके साथ, मैं नहीं खेलूंगा। ये क्यों 250 करोड़ टर्नओवर कब आ गई? सर? 250 तो था। 400 सर कंफ्यूज। 400 हाँ करोड़ हो सॉरी चुकी है सॉरी ना। सॉरी सर, हाँ हाँ 450 करोड़ है। अब देखो कोई अगर छोटा भाई बहन आपका एग्जीक्यूटिव वाला देख लेगा, वो क्या बोलेगा? यस सर, सॉरी 400 करोड़ है। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। एक इंडियन कंपनी है, हाँ उस कंपनी की टर्नओवर 350 करोड़ है, हाँ उस कंपनी पर टैक्स का रेट क्या लगेगा? सर 350 करोड़ 25%। तो ये टर्नओवर हमें किस ईयर की चेक करनी होती है? एक सेकेंड बता रही हूँ सर। 1920। देख के नहीं बताना। हाँ हाँ सर ठीक है। 17-18 की। 17-18 की, ठीक है। अच्छा अगर 17-18 की टर्नओवर 430 करोड़ है तो रेट क्या लगेगा? 30%। अच्छा अभी दो रेट और नए आए हैं, 15% और 22%। यस सर। वो किस केस में लगते हैं? 15%, 22%। अभी दो रेट नए आए हैं ना इंडियन कंपनी में, अमेंडमेंट आई थी ना अभी जून के लिए। हाँ हाँ यस सर मैं देखी हूँ। हाँ तो बताओ बताती हूँ। वो किस केस में लगते हैं? सर नहीं पता। नहीं पता? मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। देखो सिंपल सा बेसिक चैप्टर दिया है, अगर ऐसे तो फिर काम गलत हो जाएगा। चलो मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ, सुनना उनकी बात ध्यान से। अब मुझे एक बच्चा, आरुषि, आरुषि अपनी ऑडियो वहां से अनम्यूट करो। आपकी ऑडियो भी वहां पे अनम्यूट है, वहां पे एक सामने ऑडियो का बटन होगा, उसमें अनम्यूट कर दो। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। चलो एक बार आप ट्राई करो, मैं इतने दूसरे बच्चे के पास आता हूं। अमनप्रीत। हाँ जी गुड आफ्टरनून जी। अब बताओ 15% और 22% किस केस में लगता है? सर कंपनी के केस में। हाँ कंपनी के केस में ही बोल रहा हूँ। सर कोई आइडिया नहीं है। हाँ मतलब एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुका है सबका ना? पहले तो मुझे अपनी मार्कशीट शेयर करो यहाँ पे। नालायक, आपके एग्जाम में कंपनी की टैक्सेशन तो कम से कम 10 नंबर की है, आपको भी तो बेसिक रेट ही नहीं पता। बच्चा कह रहा है आपने तो पोयम कहा था, हम तो पोयम रट के आ गए, हमें क्या पता रेट क्या है। नालायक, कंपनी के टैक्स रेट तो पता होंगे ना, क्योंकि पोयम कॉन्सेप्ट भी तो कंपनी के ऊपर लगता है। सर टैक्स रेट्स तो पता है, जो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी है, देन जो टर्नओवर लिमिट है। नहीं 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 नहीं, ये इंडियन कंपनी पर ये 15% और 22% भी तो लगता है। चलो इधर सुनो ध्यान से। किस बच्चे को ये बात पता है पहले मुझे चैट बॉक्स में बताओ। किस बच्चे को ये बात पता है? चैट बॉक्स में लिखो जी, मैं उससे पूछूंगा। चेक करता हूं जितने बच्चे बैठे उनमें से कोई बच्चा है जिसको ये बात पता है 15% और 22% इंडियन कंपनी पर रेट लगते हैं। ओ माय गॉड, कोई बच्चा नहीं लिख रहा। बच्चा कह रहे हे भगवान कहां से आ गए आज हम यहाँ पे। हेलो सर। हाँ जी हेलो, हाँ जी आंचल। हाँ यस सर। सर 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से कम रहता है और 2 करोड़ से सॉरी 1 करोड़ से अधिक रहता है और 2 करोड़ से आंचल कम रहता है। आंचल आंचल यस मैं टैक्स रेट पूछ रहा हूँ, मैं सरचार्ज नहीं पूछ रहा। तो सर 15%। इधर देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से नालायको सुनो। आप क्या सोच के आए थे कि आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली सर माता दर्शन?
पोएम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं। एक बात हेलो मुझे सर। बताओ, एक मिनट रुको। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब इधर सुनना ध्यान से। पहली बात तो ये दो रेट अभी इंडियन कंपनी में नए ऐड हुए हैं, 15% और 22%। ये अमेंडमेंट पहली बात दिसंबर की नहीं है, अमेंडमेंट जून की है। ठीक है जी। कुछ बच्चों ने ये अमेंडमेंट इसलिए नहीं देखी होगी कि अगर उन्होंने पीजीबीपी का चैप्टर नहीं किया। जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं, मैं उन्हें दोबारा बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में चाहे 5 हेड ना हो, बट मैं गारंटी दे रहा हूं इस बार लिखकर, जब कंपनी की टैक्सेशन का क्वेश्चन आएगा इस बार एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। और आप कहते हो हम 5 हेड क्यों पढ़े? मैं कह रहा हूं 5 हेड चाहे सारे मत पढ़ो, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन तीनों की बेसिक नॉलेज होना कम से कम जरूरी है, क्योंकि इसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं और आपके एग्जाम में अमेंडमेंट लिंक बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, आप सारे के सारे कंफ्यूज हो जाओगे। इधर सुनना ध्यान से। अब दो रेट नए आए हैं इंडियन कंपनी में। एक तो रेट आया 15%, एक रेट आया 22%। अब ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, आपने अभी तक पढ़ा होगा या तो लगेगा 25 या लगेगा 30। 25 कब लगेगा? अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है। टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो 30% लगेगा। और अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है तो हर केस में 40% लगेगा। ये बात आपने पढ़ी होगी। फिर आपने सरचार्ज रेट पढ़े होंगे भाई, 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक 7% और 12%, फॉरेन कंपनी वाले केस में 2% और 5%। फिर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जहां सरचार्ज लगेगा उस केस में हार्डशिप होगी तो वहां पर एमआर भी मिलेगा, और एमआर निकालना आप सबको आता होगा, मैं ये उम्मीद करके बैठा हूं। अब सुनना ध्यान से। अब जो नया फाइनेंस एक्ट 19 आया उसमें 2 अमेंडमेंट आई थी। सबसे पहला एक सेक्शन नया इंसर्ट किया कंपनी वाले केस में, सेक्शन 115BAA और सेक्शन 115BAB। जिन बच्चों को नहीं पता लिखेंगे सेक्शन 115BAA और सेक्शन 115BAB। अब सेक्शन 115BAA जो है ना, वो ये बात कहता है कि अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, उसको लगता है 25% रेट ज्यादा है, 30% रेट ज्यादा है, उस हर इंडियन कंपनी को हम एक ऑप्शन देने जा रहे हैं कि वो 22% का रेट भी यूज कर सकती है। बट 22% का रेट हर केस में नहीं मिलेगा। अगर उसे 22% का रेट लेना है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। अब कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे? अब मुझे नहीं पता आपको ध्यान आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। आपने पीजीपी के चैप्टर में काफी सारे सेक्शन 35 के बेनिफिट किए थे, याद करो, साइंटिफिक रिसर्च वाले। ठीक है जी। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन वाले। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 80 की कुछ डिडक्शंस होती हैं। गवर्नमेंट कहती है अगर वो कंपनी ये सारी डिडक्शन छोड़ सकती है तो उस कंपनी पर 22% रेट लगेगा। ठीक है जी। और अगर 22% वो रेट लेती है तो 22% रेट के साथ उसके हाथ में हर केस में 10% सरचार्ज भी लगेगा और 4% सेस भी लगेगा। अब आप में से एक बच्चा कहता है सर कि सरचार्ज तो 1 करोड़ के बाद लगता है ना, 1 करोड़ के बाद लगेगा, बट अगर किसी कंपनी ने 115BAA वाला ऑप्शन लिया उसको सरचार्ज स्टार्टिंग से पे करना है। अब सुनो ध्यान से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडियन कंपनी है, ठीक है जी, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी की इनकम दे देंगे और बोल देंगे नॉर्मल टैक्स निकाल दो, और नीचे की लाइन में लिखा होगा कि ये कंपनी कहती है कि मुझे ये बेनिफिट नहीं लेने, और अगर ये बेनिफिट उसको नहीं लेने तो क्या इस इंडियन कंपनी का टैक्स चेंज हो सकता है या सेम आएगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया अगर वो बेनिफिट छोड़ रही है तो उस केस में 22% वाला रेट एप्लीकेबल होगा, उसके बेस पे आपको लगाना पड़ेगा टैक्स। ठीक है जी। एक तो अमेंडमेंट आई है ये अमेंडमेंट कहां मिलेगी? मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है, आप उसको जरूर देख लेना। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, ये 2 नए रेट आए हैं और आप देख लेना, आपके एग्जाम में दिसंबर में क्वेश्चन बनेगा। दूसरा रेट जो है वो सेक्शन है 115BAB। ये किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, एक बार ये स्क्रीन हटा लो जी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन है 115BAB। उसमें अब ध्यान सुनना, उस केस में इंडियन कंपनी पर रेट लगेगा 15%, बट 15% हर कंपनी में नहीं। पहली कंडीशन कंपनी न्यू हो, दूसरी कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। पहली कंडीशन नई कंपनी हो, दूसरी कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। याद करो मोदी साहब बार बार क्या कह रहे हैं? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। मतलब जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करोगे हम तुम्हें इतना बेनिफिट देंगे। तो आज हर इंडियन कंपनी जो नई खुल रही है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 15% वाला ऑप्शन ले सकती है, बट उसको 15% वाला ऑप्शन कब मिलेगा? अगर वो बहुत सारे बेनिफिट विड्रॉ कर देगी। अब कौन कौन से बेनिफिट विड्रॉ करने हैं तो उस अमेंडमेंट क्लास में मैंने पूरा डिटेल के अंदर बताया है,
बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इंडियन कंपनी में 4 टैक्स क्रेडिट हैं, 4, 25%, 30%, 15% और 22%। मैं दोबारा बोलूंगा, 25%, 30%, 15% और 22%। 25% और 30% ये नॉर्मल रेट है, ये डिपेंड करता है टर्नओवर कितनी है। और ये 15% और 22% ये टर्नओवर के बेस पे नहीं है, ये डिपेंड करता है वो कंपनी कौन सी है। अगर वो कंपनी पुरानी इंडियन कंपनी है, वो चाहती है मैं 22% वाले उसमें जाऊं, तो उसको कुछ सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। अगर वो कंपनी नई कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चाहती है मुझे 15% वाला रेट लेना है, तो वो ले सकती है, बट काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। बट एक बात ध्यान देना, 25% और 30% जहां पे रेट लगेंगे वहां पे सरचार्ज 1 करोड़ के बाद लगता है, और जहां पर भी 15% और 22% वाला रेट लगेगा उस केस में सरचार्ज स्टार्टिंग से ही लगेगा 10% प्लस में 4% सेस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको कुछ थोड़ा क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप दिखा दो जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया है। ओके जी, ठीक है। चलो चलो अब मैं अपनी रिवीजन के ऊपर आता हूं। एक कॉमर्स फैक्ट्री आपका डाउट है, आप एक बार हैंड रेस कर रहे थे। जी सर। हाँ जी, हेलो। क्या क्या डाउट है? गुड मॉर्निंग सर। जैसे आपने लास्ट कैटेगरी बताई 15% वाली, तो उसमें आपने बताया कि जो न्यू कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो उनको ये मिलेगा 15% वाला, तो वो ऑप्शन चाहे तो। हाँ जी। तो सर ये न्यू का क्या, वो कब तक न्यू कहलाएगी? कुछ ऐसा क्राइटेरिया कि हाँ 2 साल तक न्यू, 3 साल बिल्कुल तक? टाइम पीरियड दिया है 2019 से लेके 2023 तक। 2019 से 2023 तक। हाँ, इसके बीच में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो कंपनी इसके अंदर कवर हो जाएगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग वो इसके बीच में करती है। ओके सर। ठीक है, आपको मैं सिंपल सी बात, मैंने 2 सेक्शन के नाम आपको बता दिए, 115 जी। बा और 115 बाब। जी ठीक सर। है, तो आप इन दोनों सेक्शन को ओपन करके देखोगे ना, सारी कंडीशन वहां पे लिखी हुई है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, आपका नाम, एक बच्चे का हैंड रेज हो रहा है, लाडली। हाँ जी, सर गुड तो मॉर्निंग। मेरे को एक डाउट ये था, 115B आपने बताया, आपके ये 3% रेट है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइफ टाइम ले सकेगी या फिर कोई क्राइटेरिया है? नहीं, देखो सिंपल सी बात है, इस सेक्शन में ना ये बात लिखी हुई है, जब आप अमेंडमेंट क्लास देखोगे ना वहां पे बात लिखी है कि अगर किसी कंपनी ने ये 15% वाला ऑप्शन ले लिया तो वो कभी दोबारा 25 और 30% के अंदर नहीं आ सकता। इट मींस जब भी आप ये ऑप्शन लोगे ना 15% और 22%, ये बहुत सोच समझ के लेना। अगर एक बार कंपनी ने ये वाला रेट ले लिया तो जिंदगी भर उसको इसी सेक्शन में रहना पड़ेगा, इस सेक्शन से वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा कि वो कौन सा ऑप्शन ले? तो उसके लिए आप लोग काम आओगे, जो लोग सीएस बन चुके हैं, जो लोग सीए बन चुके हैं, वही उन्हें कंसल्ट करेंगे उन्हें बेनिफिट कहां पे है। ठीक है, ओके सर, ओके जी। चलो अब मैं रिवीजन पे आ रहा हूं जी। स्टार्ट तो हमने की थी रिवीजन, आपने रिवीजन तो करवाई नहीं, मुझसे रिवीजन करवा ली। चलो जी, अब अगला बच्चा जिससे मैं कुछ पूछ सकूं, हिमांशु। हिमांशु कहां पर है? यस सर। हाँ जी हिमांशु, रिवीजन करके आए हो आज? यस सर। कौन सा टॉपिक दिया था? पोएम कॉन्सेप्ट किया सर और बेसिक कॉन्सेप्ट किया था सर। अच्छा, पोयम कॉन्सेप्ट दिया था। पोयम कॉन्सेप्ट ये बता दो किस कंपनी पर लगता है? सर पोएम तो दोस्तों हर कंपनी में लगता है सर, वो कंपनी इंडियन है या फॉरेन कंपनी है उसका पता करने के लिए सर। हाँ, पोयम कॉन्सेप्ट हर कंपनी पर लगता है। यस सर, डोमेस्टिक कंपनी लगे सर पोएम कॉन्सेप्ट। यार मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ, सही बताऊं तो मैं, मेरे को तो लग रहा था कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैं तो इसलिए आपके सेशन कम लेता था। मुझे क्या पता कि आपके तो सेशन ज्यादा लेने पड़ेंगे मुझे एग्जीक्यूटिव वालों से भी। यस। पोयम कॉन्सेप्ट हर कंपनी पर कैसे लगता है? पोयम कॉन्सेप्ट लगता सिर्फ फॉरेन कंपनी पर है। ओके सर। ओके सर क्या मतलब है? कंपनी के टैक्सेबल देखना ना, कंपनी कौन सी न्यू कंपनी बनेगी या फॉरेन कंपनी बनेगी। एक बात मुझे बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक किया था ना जब आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते थे एग्जीक्यूटिव में, याद करो। हाँ सर। उसमें आपने देखा होगा इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। यस सर। फॉरेन कंपनी में हम चेक करते थे पोयम। यस सर। तो अब इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट है, उस केस में तो पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। यस सर। यस तो सॉरी, पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा ही कहां पे? फॉरेन कंपनी पे सर। ठीक है, चलो
अगला मैं अब किससे पूछूं, कोई बच्चा मुझे थोड़ा सा तो बताए, कम से कम मेरे को आज अच्छा फील हो। लक्ष्मी, Yes, sir. लक्ष्मी, हाँ जी, आप बताओगे पोएम कॉन्सेप्ट। Poem concept is actually applicable. Poem means that is place of effective management, which will determine the residential status of a foreign company. ओके So, if a foreign company's place of effective management is in India, the tax provisions of Indian law will be applicable to that company. फॉरेन क्या एवरी फॉरेन कंपनी पर पोएम कॉन्सेप्ट लगेगा या कुछ लिमिट है, एक टर्नओवर की लिमिट है। Limit is 50 lakh. 50 लाख 50 lakh. यार एक पहले तो मेरे साथ थोड़ी डांट खा लो। अगले संडे अगर कोई बच्चा ऐसे आया फिर देख लेना आप, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूंगा, आपकी ध्यान रखना, फिर बताऊंगा देख लो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको पोएम कॉन्सेप्ट नहीं आता। बच्चा कह रहा है नहीं सर नहीं। अब मैं किससे पूछूं, अमनप्रीत आप बताओगे। हाँ जी सर। हाँ ये बताओ पोएम कॉन्सेप्ट किस कंपनी पर लगेगा। एक फॉरेन कंपनी है जिसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 50 करोड़ से एक्सीड करती है। अगर उसमें 50 poem करोड़ तक place है of तो effective- उसकी गाइडलाइंस जो पोएम की है वो नहीं लगेगी एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज एनआर। ठीक है। अच्छा पोएम कॉन्सेप्ट अगर मुझे चेक करना है तो उसमें कंडीशंस कितनी होती हैं। 2 कंडीशंस होती हैं सर। बताओ कौन कौन सी। उसका एक एक्टिव बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए और जो मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स हैं वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। ठीक है। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब माना जाता है। उसमें 4 कंडीशंस होती है हमारी। एक तो है जब जो पैसिव इनकम है वो लेस देन 50% है ऑफ द टोटल इनकम और लेस देन 20% ऑफ टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। मैं दोबारा से पैसिव इनकम लेस देन होनी चाहिए या 50% से ज्यादा ना हो। इट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। Less than 50% of the total assets should be situated in India. ठीक है। Less than 50% of the total employees shall be situated in India, and the payroll expenditure on such employees shall be less than 50% of the total. बहुत बढ़िया। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी और अगर बोर्ड मीटिंग मेजोरिटी इंडिया से बाहर होंगी तो पोएम कहाँ पर आ जाएगी। In India. इन इंडिया। Place of effective management in India होगी ना सर। ये इन इंडिया की कंडीशन बता रहे हो आउटसाइड इंडिया की बता रहे हो। इन इंडिया की सर। एक बार दोबारा से सोचो आप। सॉरी सर। आउटसाइड इंडिया की बता रहे हो ना। मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया सर। हाँ तो वो कंपनी क्या बन जाएगी। वो एनआर बन जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है अब मैं किसी और बच्चे के पास आता हूँ। अच्छा किसी बच्चे के घर में वो राजमा चावल या छोले वो सीटी आ रही है पीछे से, देखो कहीं अपना बन ना गए हो। चलो अब अगला बच्चा, एक बच्चा यहाँ पे है माधवी। माधवी अपनी ऑडियो वहां से ऑन करो। ऑडियो ऑन नहीं हुई आपकी अभी। ऑडियो वहां से आप, हाँ हो गई। बोलो एक बार। गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल चाल है। सर बढ़िया। बढ़िया। रिवीजन करके आए हो। यस सर। चलो मुझे कंपनी का बता दो, कंपनी का स्टेटस कैसे निकालते हैं। कंपनी का स्टेटस। हाँ कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। एक्टिव बिजनेस ऑफ इंडिया एंड एक कंपनी रेजिडेंट कब बनती है और नॉन रेजिडेंट कब बनती है, कैसे निकालते हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है। किस कंपनी का। इंडियन कंपनी का। इंडियन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, क्या इंडियन कंपनी में इंडियन कंपनी ही होती है नेम से, बाय नेम। नहीं इंडियन कंपनी में क्या पोएम कॉन्सेप्ट हम चेक करते हैं नहीं करते। नहीं करते। फॉरेन कंपनी में करते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इंडियन कंपनी की अगर पोएम इंडिया से बाहर है, ध्यान सुनना, इंडियन कंपनी की पोएम इंडिया से बाहर है
तो भी इंडियन कंपनी क्या कहलाएगी? इंडियन कंपनी, नहीं, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? रेसिडेंट। पोयम इंडिया से बाहर है? यस सर। तो भी रेजिडेंट? यस सर। ठीक है। फॉरेन कंपनी में सरचार्ज के रेट क्या क्या हैं? फॉरेन कंपनी में 2% एंड 5%। कब कब लगता है? अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% है, एंड अबो 10 करोड़ 5%। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब एक बच्चा यहाँ पे है, अश्विनी। अश्विनी, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रिवीजन करके आए हो? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कौन सा टॉपिक रिवाइज करने के लिए दिया था? इनकम टैक्स के रेट्स दिए थे और पोएम का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो मुझे आप ऐसा बता दो, इंडिविजुअल के टैक्स रेट कौन कौन से हैं? बस ये बता दो मुझे, इंडिविजुअल के टैक्स रेट कौन कौन से चल रहे हैं अभी जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं? देखिए, इंडिविजुअल क्या है कि अगर उसकी एज बिलो 60 है तो अपने को 2,50,000 तक नेल। ठीक है। 2,50,000 देख के नहीं बोलना। 5 लाख तक 5%। देख के नहीं बोलना। नहीं, देख के नहीं बोल रहा हूँ। 2,50,000 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, above 10 lakh 30%. ठीक है। If income exceeds age exceeds 60, below 80, एज then 3 एक्सीड lakhs तक exemption है। एज एक्सीड 60 या 60 और मोर? 60 or more, ठीक है। and but below 80, ठीक है। तो 3 लाख तक तो एग्जाम, 3 लाख से 5 लाख तक जो है उनको 20% है, एंड 3 लाख से 5 लाख 20 एंड 3 लाख से 5 लाख तक कितना? एग्जाम है 3 लाख टू 5 लाख 25 10 लाख 20%। नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 20%। एंड से वेट एक मिनट, 3 लाख एग्जाम्पशन है या 3 to 5 लाख 10%, 5 to 10 20 एंड अब नहीं 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 नहीं, 10% का तो कोई रेट ही नहीं है यार। मुझे एक बात बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अब पहले मैं गुस्सा हूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, मतलब इंडिविजुअल के टैक्स रेट आपको याद नहीं है, देख लो कितनी बड़ी दिक्कत है। अब इंडिविजुअल के रेट क्या है? 3 लाख इनकम एग्जम्प्ट है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो 30%। ठीक है। और हाँ, और अगर एज 80 और मोर है उस केस में 5 लाख एग्जम्प्ट है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर जाते ही 30%। ठीक है। अच्छा, इधर देखना ध्यान से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने हाथ में कैलकुलेटर ले लो जी। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। आज आप तैयारी करके नहीं आए, आज आप वैसे आके बैठ गए भी विवेक सर आते या नहीं आते, बस ये देखने के लिए। और कितनी गलत बात है। और आपके प्रोफेशनल के एग्जाम है, आप मजाक मत समझो। आप ये नहीं समझ रहे कि आपका करियर है ये। अगले आने वाले 30-40 साल आपने इसी डिग्री से पैसे कमाने हैं, और आप इसको भी सिंसियर तरीके से नहीं ले रहे। आपको लग रहा है हो गया नहीं हो गया, नहीं हो गया। लो जी, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक बार बता दो, स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ। वाइट स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? जी जी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन का आंसर देना। लिखो रही यहां पे, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड,
फॉरेन कंपनी है, अपनी ऑडियो एक बार वहां से बंद कर लो। फॉरेन कंपनी है, इंडिया, आउटसाइड इंडिया। किसी की ऑडियो वहां पे ऑन है, प्लीज बंद कर लो। किसी बच्चे की ऑडियो ऑन है वहां पे? हाँ, अब ठीक है। लो जी, अब यहां लिखो उसकी इंटरेस्ट की इनकम है 5 लाख, और आउटसाइड इंडिया वहां इंटरेस्ट की इनकम उसको आई है 8 लाख। ठीक है जी। रॉयल्टी 3 लाख, और यहां है 4 लाख। ठीक है जी। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम है यहां पे 10 लाख। ठीक है जी। और यहां पे है मान लो 30 लाख। उसकी एसेट्स, एसेट इंडिया में है 40 लाख की, इंडिया से बाहर है 50 लाख की। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई उसके इंडिया में है 60, और बाहर उसके एम्प्लॉई हैं मान लो 70। एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉई, जो इंडिया में एम्प्लॉई हैं उस पर खर्चा हो रहा है 15 लाख, और जो बाहर एम्प्लॉई हैं उस पर खर्चा हो रहा है 20 लाख। ठीक है जी। उसकी इस कंपनी की टोटल बोर्ड मीटिंग जो है वो हुई है 20, जिसमें से इंडिया में हुई है, जिसमें से इंडिया में हुई है 8 बोर्ड मीटिंग। ठीक है जी। 8 बोर्ड मीटिंग इंडिया में है। आपको यह बताना है इस फॉरेन कंपनी की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे है, और इस फॉरेन कंपनी की टर्नओवर जो है ना वो 80 करोड़ है। टर्नओवर इसकी 80 करोड़ है जी। मुझे इसकी पोयम निकाल के बता दो जल्दी जी। क्वेश्चन आपके सामने है, इस कंपनी की पोयम निकाल के बता दो, इस कंपनी की पोयम कहां पे है। आंसर आपने चैट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन अगर सबने उतार लिया हो, मैं क्वेश्चन हटा दूं यहां से। आंसर चैट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दो जिन जिन बच्चों का हो गया जी। आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ऑलमोस्ट सभी का आउटसाइड इंडिया आंसर आया जी। बस 7-8 बच्चों को आंसर आया, बाकी सब बच्चे फटाफट से आंसर दो। आउटसाइड इंडिया। चलो मुझे बस ये पूछना है कि आउटसाइड इंडिया आपने निकाला कैसे है। मैं नाम लेता हूं किसी एक बच्चे का। प्रकृति, प्रकृति। यस सर। हाँ जी, आप बताओ आउटसाइड इंडिया कैसे आया आंसर आपका। यस सर। बताओ। सर सबसे पहले हम पैसिव इनकम देखेंगे। ठीक है, पैसिव इनकम बताओ कौन कौन सी है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी। ठीक है सर इंटरेस्ट की 5 लाख, 3 लाख, ठीक है 8 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, टोटल कितनी हो गई। टोटल 20 लाख हो गई। ठीक है
सर उसके बाद टोटल इनकम हमारी आ रही है 60 lakhs। टोटल इनकम आ रही है 60, कैसे? 10, 30 सर ये और 20 वो। यस सर, ठीक 10 है, और 30 अदर इनकम और 20 वो इंटरेस्ट और ठीक है, लॉयल्टी 60 वाली। लाख मेरी टोटल इनकम आ गई, ठीक है, आगे? यस सर। सर वो लेस देन टोटल इनकम है, सॉरी 50% से कम है पैसिव इनकम। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन? यस सर। सेकंड कंडीशन होती है लेस देन 50% एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, सर तो वो हमारी टोटल एसेट 90 lakhs है, ठीक जिसमें है, से 40 lakhs लेस देन 50% हमारी सिचुएटेड इन इंडिया है। बहुत बढ़िया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन? यस। थर्ड कंडीशन होती है लेस देन 50% एम्प्लॉइज सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, टोटल टोटल एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉइज हैं? 70 + 60 टोटल एम्प्लॉइज हमारे 130 हैं, जिसमें से लेस देन इंडिया में कितने हैं? 60। 60 एम्प्लॉइज हैं, तो लेस देन 50% हो गए। लेस देन 50% है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन? एक्सपेंडिचर, हाँ जी सर, और एक्सपेंडिचर हमारा टोटल 35 lakhs का हो रहा है, जिसमें से इंडिया के एम्प्लॉइज पे 15 lakhs हो रहा है, जो कि लेस देन 50% है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाइड। यस सर। एंड टोटल बोर्ड मीटिंग्स हमारी 20 हैं, जिसमें से मोर देन 50% आउटसाइड इंडिया हो रही है, जो कि 12 बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया है। तो बहुत फिर बढ़िया, हमारी बहुत बढ़िया। तो अगर मैं सारे कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा तो पोएम मेरी कहाँ पे आ जाएगी? इंडिया से बाहर आ बाहर। जाएगी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को समझ में आ गया जी? एक बच्चा कह रहा है, कॉमर्स फैक्ट्री कह रहा है, बोर्ड मीटिंग से पता चल रहा है। नालायक, बोर्ड मीटिंग से कैसे पता लग रहा है? बोर्ड मीटिंग से तो एक कंडीशन का पता लग रहा है ना, आपको दूसरी कंडीशन भी तो चेक करनी है कि उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर था या नहीं था। अब अगर मान लो मैं उसमें से कोई, इधर देखना ध्यान से, अब जिस बच्चे ने भी बोला कि बोर्ड मीटिंग से पता लग रहा है, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो मैं यहां पे लिख दूं इंडिया में जो एम्प्लॉई है उस पर होने वाला खर्चा 20 है और यहां पे होने वाला खर्चा 15 है। अब सोच के बोलना, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है ना, उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि पोयम उसकी इंडिया से बाहर है, क्योंकि उसका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर नहीं है। तो कभी ना गलती से एग्जाम में ये मत लिख के आना कि हाँ भाई अगर बोर्ड मीटिंग कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सब बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो कंडीशन भी चेक करनी है, बोर्ड मीटिंग वाली कंडीशन भी चेक करनी है, उसके बाद आप चेक करो कि भैया दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी, उसके बेस पे फिर आपको आंसर देके आना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको जी? चलो जी, बहुत बढ़िया। लो जी, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा जी। एक बच्चे को डाउट है, हिमांशु, डाउट क्या आपका बताओ फटाफट से। हिमांशु कहाँ पे है बच्चा? हेलो सर। हाँ जी हिमांशु, क्या डाउट है? सर पोएम कॉन्सेप्ट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना? अगर सर तो एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया होगा और मीटिंग आउटसाइड इंडिया होगी मेजोरिटी, तो ही पोएम हाँ, आउटसाइड इंडिया बन जाएगी ना सर? यस यस यस। तो दोनों में एक पोएम बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया ज्यादा हो गई तो अपन एक्टिव इंडिया चेक क्यों करेंगे? क्या, एक बार दोबारा बोलो, आपने क्या बोला? अगर अपनी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया है हाँ, तो अपन उसके एक्टिव इंडिया चेक करेंगे ही नहीं ना। वो क्यों तो नहीं, अगर, क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि सर बोर्ड करने से सेटिस्फाई होगी तो ही अपन पोएम कॉन्सेप्ट चेक होगा। दोनों नहीं, में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई वो तो हाँ, तो वो नहीं दो नहीं, मेन कंडीशन हुई। वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। अगर मान लो बोर्ड मीटिंग की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपको एक्टिव बिजनेस की कंडीशन तो चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ, हाँ अगर बोर्ड वो, मीटिंग, हाँ अगर बोर्ड मीटिंग वाली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही फिर तो बात ही खत्म हो गई। हाँ सर, तो इसमें वही हुआ ना सर, बोर्ड मीटिंग वाले कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है तो भले इस अपन एक्टिवनेस चेक करे नहीं करे। नहीं, अगर बोर्ड मीटिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो उस केस में फिर आपको अगले प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपकी इज्जत के ऊपर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से करना। ठीक है, हो सकता है कुछ इसमें एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी बैठे हों और कहीं वो आपको देख रहे हो कि ओ माय गॉड, हमारे तो बड़े भाई बहन तो हमारे ऐसे से भी ऐसे ही हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन ध्यान से करना। लो जी, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इंडियन कंपनी है, उसकी टर्नओवर 18-19 में 320 करोड़ है, 1920 में 450 करोड़ है,
17-18 में 380 करोड़ है, और इस कंपनी की टोटल इनकम 19-20 में है 1,01,50,000, 1,01,50,000। ठीक है जी, ध्यान सुनना जी। और इस कंपनी के बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट निकाल के दिए हुए हैं जी। इस कंपनी के बुक प्रॉफिट हैं 55 लाख, 55 लाख। ठीक है, इस कंपनी का फाइनल टैक्स निकाल के बता दो मुझे कि ये कंपनी कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगी। क्वेश्चन आपके सामने है जी, चैट बॉक्स में आंसर दे दो फटाफट से। आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है। जो बच्चे डेली स्टूडेंट दरबार अटेंड कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, फिगर चेंज थी, क्वेश्चन सेम लेवल का है, टोटल इनकम दी है और साथ में बुक प्रॉफिट दिए हैं। उसने बस ये पूछ लिया कि फाइनल टैक्स कितना देना पड़ेगा, वो निकाल के बता दो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जी फटाफट से। मैं भी करता हूं, आप भी करो जी, और कोई बच्चा नकल नहीं मारेगा जी, बिल्कुल भी खुद करने की ट्राई करो। एक बार क्वेश्चन फटाफट से उतार लो यार, क्योंकि ना मैं क्वेश्चन हटाऊंगा यहां से। क्वेश्चन उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन हटा दूंगा। क्वेश्चन हटा रहा हूं जी। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया जी अभी तक चैट बॉक्स में। कोई बात नहीं, 2 मिनट और ले लो, बट सही आंसर निकाला। मैं दोबारा बोल रहा हूं, और जितने बच्चे बैठे हैं 35 बच्चे बैठे हैं जी, तो 35 आंसर मेरे पास यहां पे आने चाहिए, ये बात ध्यान देना। अगर कोई बच्चा जाना चाहता है बिना आंसर दिए, वो भी जा सकता है। विशाखा का आंसर आया है 27,56,000 फाइनल टैक्स। एमआर भी निकाल देना जी, एमआर कितना आया है, एमआर भी आपने साथ में लिखना है। मार्जिनल रिलीफ, एक बच्चे का आंसर आया है विशाखा का। दीप का आंसर आया है 27,95,000 और एमआर है 27,625। विशाखा का एमआर है 65,125। कॉमर्स फैक्ट्री 65,125। मुकुल का आंसर भी सेम है, वर्षा का भी सेम है, पंकज का भी सेम है, आरुषि का भी सेम है। एक बच्चे का अलग आंसर आया दीप का, जैज का भी सेम है, पंकज का भी सेम आया है। और बताओ रही फटाफट से। मुझे लग रहा है दीप का सही है, बाकी अब पता नहीं सबके सेम आंसर कैसे आ रहे हैं, देखते हैं किन का सही है। निधि का भी 27,56,000 आंसर आया है। हिमांशु का अलग आंसर आया है 27,05,560 रुपए। ओके, उसके बाद कृष्णा का भी आंसर 27,95,000। ओके,
मोहित का भी आंसर सेम है। चलो जी मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं, बट एक बार करेक्ट आंसर बताने से पहले ये दो बच्चे हैं जिनका आंसर 27,95,000 है, पहले मैं उनसे बात कर लूं क्योंकि मुझे उनके आंसर सही लग रहे हैं। पूछते हैं उन्होंने कैसा किया। कृष्णा, कृष्णा अपनी ऑडियो वहां से अनम्यूट करो। ओके, यस सर। हाँ जी बताओ कैसे किया आपने आंसर। मैंने पहले 1,01,50,000 पर 25% लगाया टैक्स। ठीक है, 1,01,50,000 पे 25% कितना आएगा बताओ। 25,37,500। जी जी। इसमें सरचार्ज कितना लगाया आपने। 7%। तो टोटल करके कितना आ गया। 27 लाख 15,125। नहीं, 27,15,125 जी। ठीक है, फिर आपने कंपैरिजन किससे किया। फिर मैंने टैक्स निकाला जो मार्जिन रिलीज करने के लिए करते हैं कि टैक्स ऑन 1 करोड़। 1 करोड़ पे कितना आएगा। 25 लाख। ठीक है, उस पे क्या सरचार्ज लगेगा। नहीं, तो उसके फिर मैंने 1,50,000 ऐड किया जो एडिशनल होता है ना। नहीं 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 नहीं, वो अभी ऐड नहीं करना ना, पहले 25 लाख टैक्स आया और वहां पे टैक्स आ रहा है 27,15,125। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा निकल के आ रहा है 2,15,125 जी। और 1.5 लाख आपने इनकम बढ़ाई है। तो फिर आपका एमआर जो निकल के आएगा ना वो आएगा 65,125। ओके। ठीक है, तो सही आंसर जो है जिन्होंने आंसर निकाला है 27,56,000, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपका एमआर आएगा 65,125, उसको माइनस करोगे फिर 4% सेस ऐड करोगे, तो जिन जिन बच्चों का आंसर 27,56,000 है और 65,125 है, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलो जी अब इधर सुनो ध्यान से। अब नेक्स्ट संडे का टारगेट सुन लो। अच्छा ध्यान सुनना, आपका ना नेक्स्ट संडे की बजाय फ्राइडे को मैं सेशन ले सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे की बजाय फ्राइडे को मैं सेशन ले सकता हूं, मैं यूट्यूब पे बता दूंगा, बट टारगेट अभी सुन लो जी। तो अपना ऐसा करना कि कोशिश करना कि थर्सडे तक अपना टारगेट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्लास का टारगेट क्या है। नेक्स्ट क्लास का टारगेट है मैथ। ठीक है जी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मैट और एएमटी, ये दोनों टॉपिक आपने रिवाइज करके आने हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपने रिवाइज करके आने हैं, मैट और एएमटी। आप सब जानते हो कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो 4 दिन आपके पास है, मैट और एएमटी का टॉपिक आराम से रिवाइज हो सकता है। आज से ही रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि जब मैं फ्राइडे को आपको मिलूं या संडे को आपको मिलूं तो जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना मैट और एएमटी के, आपसे वो सोल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स आएंगे वो मैं ले ही लूंगा। ठीक है, चलो जी अब मैं एक बार डाउट लेने स्टार्ट कर रहा हूं जी, 1 बाय 1। अब मुझे ऐसा करो, अब फटाफट से चैट बॉक्स में नाम लिख दो जिन जिन बच्चों के डाउट हैं, और बाकी जिन बच्चों के डाउट नहीं है वो बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बाकी अब मैं डाउट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवीजन हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, रिवीजन से आज मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपकी। ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन में मैं दोबारा से इस चैप्टर को पूछ सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये टॉपिक मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता हूँ और अगला टॉपिक तो है ही है। तो उम्मीद करूंगा आप घर से पढ़ के आओगे जी। चलो जी, अब एक बार डाउट सबसे पहला है मुकुल। मुकुल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ गुड जी, मॉर्निंग सर। हाँ जी मुकुल। सर ये जीएसटी का एक डाउट था कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज करता है एक रजिस्टर्ड पर्सन से विदाउट टैक्स इनवॉइस इशू करे बिना, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा और अनरजिस्टर्ड पर्सन ने बिना टैक्स इनवॉइस के परचेज कर लिया गुड, जिससे रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स इवेशन कर लिया, तो अब डिसिप्लिनरी एक्शन क्या ले सकती है टैक्स अथॉरिटीज। सर इसमें एक तो 132 का लग सकता है कि अगर बिना टैक्स इनवॉइस इशू करे सप्लाई कर दी उसने, वो वाला तो लगेगा। जो पेनल्टी लगती है अगर 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक है तो ओ नालायक, रुको तो सही, अब सारा तुम बताओगे तो फिर मेरे से क्या पूछना है तुमने। सर इसके अलावा इन्होंने सीए फाइनल में ना इन्होंने पेनल्टी अलग भी लगा रखी है, 10,000 और 100% टैक्स, वो वाली भी हायर भी लगा रखी है और
25,000 तक की पेनल्टी भी लगा रखी है दोनों, और तीसरी इम्प्रीजमेंट वाली भी लगा रखी है। हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? सर ये पेनल्टी जो 10,000 और 100% टैक्स है वो, और सर एक 25,000 वाली, सर ये दोनों बता दो, इसे पता नहीं चल रहा है कब कब लग रही है दोनों। नहीं, दोनों तो आपकी देखो सेक्शन नंबर 73 74 में वो लगती हैं पेनल्टीज आपकी। यस सर। हाँ, तो उसके बेस पे ना आपको देखना पड़ता है कि पहली बात तो इंटेंशन आप चेक करोगे। यस सर। ठीक है ना, अगर मेलाफाइड वाला केस है फिर तो आपकी लग जाएगी उस केस में 100% पेनल्टी। ठीक है सर। ठीक है, और अगर बोनाफाइड वाला केस है उस केस में फिर आपके प्रोसीजर अलग चलते हैं। यस वो तो सर पता है वो उसका। ठीक है, तो आपको वहां पे ऐसा नहीं है कि सारे, अब जो आपने बोला कि जो ये 100% पेनल्टी वाला केस है वो उन्होंने तब लगाया होगा जब वो केस उसकी इंटेंशन मेलाफाइड होगी। यस सर। तो वो आपको ना क्वेश्चन में खुद लिख के आना पड़ेगा कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये किस किस केस में लगती हैं, वो क्वेश्चन को देखने के बाद ही पता लग पाएगा कि इस केस में कौन सी पेनल्टी लगनी है। ओके सर। और सर इन्होंने एक पेनल्टी 25,000 तक वाली भी लगा रखी है, तीनों लगा रखी है। देखो 25,000 वाली तो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती, वो तो कुछ गवर्नमेंट के नोटिफाइड केस होते हैं उस केस में लगेगी। ठीक है, अदरवाइज 100% वाली तो लगनी है, और सेक्शन नंबर 132 जो आपने बोला वो भी यहाँ पे लगना ही है। ओके सर। ठीक और है सर एक ये, यस सर। सर और एक क्वेश्चन था कि एक हैप्पी लिमिटेड है राजस्थान में ही सप्लाई करती है और एक मैन्युफैक्चर करती है एक प्रोडक्ट, वो एग्जम्प्ट है जीएसटी से। उसने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2018 को, और उस पर टैक्स पे करा, जीएसटी एसएसटी पे कर दिया उसने। सर 1 दिसंबर 2018 को जो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करता था उस प्रोडक्ट के ऊपर से वो एग्जम्पशन हटा दी, विड्रॉल कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब वो ये पूछा जा रहा है कि क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकता है? मशीनरी परचेज जो करी थी उसने 1 अप्रैल 18 को, वो उसका। हाँ, उसके बाद 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद कर सकता है। सर इन्होंने सीए फाइनल वालों ने मना कर दिया, इन्होंने बोला कि 1 दिसंबर को या उससे पहले वो रजिस्टर्ड नहीं था, जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं तो आईटीसी ले ही नहीं सकता बिल्कुल भी। नहीं, अगर वो पहले अनरजिस्टर्ड था बट जब वो रजिस्टर्ड बना, देखो अगर वो अनरजिस्टर्ड, ध्यान सुनना, अगर वो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बना तो याद करो सेक्शन 18 आपने किया होगा। यस सर। याद आ रहा है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस वाला? यस सर। यस। उस 18(1) में 4 पॉइंट आपने किए होंगे, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड अगर वो अपनी मर्जी से हो रहा है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड अगर वो उसका ऑब्लिगेशन हो गया। तो आपको मैंने कहा भी था अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाले केस में सिर्फ इनपुट का मिलता है। यस सर। कैपिटल गुड्स का मिलता ही नहीं वहां पे। ओके सर। सर इन्होंने लेकिन कोई लिखा ही नहीं इसके बारे में कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड, इन्होंने बस टर्नओवर बताया और कुछ नहीं बता रखा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड हो। देखो अगर उन्होंने, मैं वही बता रहा हूं, अगर उन्होंने ये अजम्पशन ली है कि वो अनरजिस्टर्ड है फिर तो सिंपल सी बात है कि उसने आईटीसी लिया ही नहीं होगा पहले, तो अब तो मिलेगा ही नहीं। यस सर। बट अगर आप ये एज्यूम करते हो कि उसने स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद फिर वो क्लेम कर सकता है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। सर और एक इनकम टैक्स का डाउट था सर। एक माधव है, फादर ने अपने हैंडीकैप सन को 2.5 लाख की गिफ्ट दिया, 12 साल का है बच्चा। अच्छा सर, और उस बच्चे ने फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिया जिसपे 10% का इंटरेस्ट कमाया 27,500 का सर, 31 मार्च 18 तक। सर ये क्लबिंग वाले का है। और फिर सर ये माधव ने, उसी के फादर ने फिर शेयर भी गिफ्ट कर दिया उसे, इक्विटी शेयर 50,000 के इंडियन कंपनी के, जिसको उसने बेच दिया था। जो उसके फादर ने 8 दिसंबर 2004 को खरीदे थे 80,000 के, उसने उस पर डिविडेंड भी कमाया। जो बच्चा था उसने 5,000 का डिविडेंड भी कमाया उसके ऊपर। फिर उसने वो शेयर जो है ट्रांसफर कर दिए, बेच दिए, 5 लाख में बेच दिए, और उस 5 लाख में से 3 लाख जो है डिपॉजिट कर दिए दोबारा बैंक एफडी में, और जिसपे 15% का इंटरेस्ट कमाया। मुझे ऐसा करो तुम ना मेरे को क्वेश्चन दिखाओ नालायक, आप क्वेश्चन डेट आप मेरे को बताओ कौन, मेरे सामने क्वेश्चन थोड़ा है, कम से कम क्वेश्चन तो दिखाओ, डेट तो आप ऐसे मेरे पास शकला का बूम बूम की पेंसिल नहीं है जो मेरे माइंड में याद होता रहेगा सब कुछ। कम से कम मुझे क्वेश्चन तो दिखाओ, इतनी सारी डेट आपने बोल दी। आप मुझे स्क्रीन शेयर कर दो या क्वेश्चन जो है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो। सर व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। हाँ मेरे को व्हाट्सएप कर दो आप। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। अच्छा अगला डाउट यहाँ पे अश्वनी नहीं, आरुषि का भी एक डाउट है। आरुषि, पहले आरुषि, आपकी ऑडियो नहीं आ रही।
ऑडियो बंद है अभी आपकी ना आगे से वहां पे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस में क्वेश्चन में डाउट है, उसमें हम्म। क्या था कि हम लोगों को आरओआर और एनओआर का स्टेटस डिटरमाइन करना है। ठीक है। उसमें ऑनरेरियम रिसीव्ड हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और उसका जो वैल्यू है वो है ₹20,000, ठीक है। और उसमें एक एक्सपेंस दे रखा है ₹7,000 का। ठीक है। तो वो जो एक्सपेंस है वो 20,000 में से डिडक्ट करना है या फिर नहीं करना? नहीं करना। अगर वो देखो, अगर वो आपके अलाउंसेस और परक्विजिट हैं फिर तो एग्जम्प्ट होते हैं आउटसाइड इंडिया वाले केस में। ठीक है सर। ठीक है, अगर वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है तो टोटल 20,000 पे ही आएगा फिर। सर एक बार दोबारा बताना। देखो होता क्या है, अगर आपको सैलरी मिल रही है, आपने कोई बाहर काम किया आउटसाइड इंडिया, उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है और उसमें आपके ना परक्विजिट और अलाउंस भी इंक्लूड है। जैसे मान लो ये कोई इसमें लिखा हुआ है 20,000 रुपए की सैलरी है, इसमें 7,000 रुपए के अलाउंसेस और परक्विजिट हैं, तो ये 7,000 रुपए एग्जम्प्ट कर देंगे, 13,000 टैक्सेबल होंगे। ठीक है जी, बट वो तब होगा अगर आपको सैलरी मिल रही है आउटसाइड इंडिया। ठीक है सर। ठीक है, तो इस केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इस केस में पूरा 20,000 पे आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, अगला डाउट है अश्विनी। अश्विनी, बच्चा चला गया सेशन छोड़ के। ओके जी, कॉमर्स फैक्ट्री, ये नालायक नाम कैसा रखा हुआ है आपने कॉमर्स फैक्ट्री? अरे सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी। आईटीसी से रिलेटेड था सर, वो रूल्स आई थिंक 43 था, कैपिटल गुड वाला। सर उसमें जो फॉर्मूला था ना तो 60 से डिवाइड करते थे। हाँ। उसमें आपने बताया था सर कि जीएसटी में हम लोग 5 साल की लाइफ मानते हैं, इसलिए यहाँ पे 60 का लॉजिक है। हाँ जी। सर एक डाउट जनरेट हुआ सर, सपोज करिए कि मैंने पहले मैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता था। ठीक है। तो मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा था कैपिटल गुड का। ठीक है। बाद में मैं टैक्सेबल सप्लाई करने लगा। ठीक है। तो अब जो मेरी यानी कैपिटल गुड पे 5% वाला वो लेस प्रेस करके अब जो बचेगा उस पर आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। अब सर लेकिन जो कैपिटल गुड अब वो बची हुई है आफ्टर वो 5% का ट्रीटमेंट करने के बाद, उसमें मैं अब 2 तरह के यूज कर रहा हूँ। मान लो उसे पर्सनल यूज में भी, पर्सनल यूज का तो मेरे ख्याल से नहीं था उसमें सर, पर्सनल यूज छोड़ दीजिए, उसके अलावा एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई, हाँ दोनों में यूज कर रहा हूँ, तो फिर उसमें तब भी सर 60 से डिवाइड रहता है। नहीं, मैं आपको वही बताऊंगा। अभी जो मेरा परसों सेशन है ना, अमेंडमेंट क्लास जो है मेरी आईटीसी की, रूल नंबर 43 में अमेंडमेंट आ चुकी है। अब पहले क्या था, पहले हम 5% माइनस करते थे। जो आपने क्लासेस में पढ़ा होगा वो आपने वो यही पढ़ा होगा कि 5% माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड बाय 60 करते थे। जी जी। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो ये 5 साल लाइफ है ना वो आपको इनवॉइस की डेट से चेक करनी है। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट आ चुकी है। टेंशन मतलब वो अमेंडमेंट क्लास में करवा दूंगा 1 सितंबर को, मतलब परसों ही। जब अमेंडमेंट क्लास चलेगी ना आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर एक छोटा सा डाउट और है। हाँ जी। अब पता नहीं सर वो डाउट सही है कि नहीं है। सर जैसे ईवे बिल में आपने बताया था कि सप्लाई मैटर नहीं करती है, मूवमेंट मैटर करता है। हाँ जी। तो सर सपोज करिए कि मैं कानपुर या लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैंने एक गुड्स परचेज किया, टीवी परचेज करी है। ठीक है। और टीवी की वैल्यू अराउंड 80,000 समझ लीजिए। ठीक है। अब वो टीवी वो दुकान से मेरे घर पे आ रही है मोटर व्हीकल के थ्रू, यानी वो छोटी छोटी वो होती है ना, हाथी गाड़ी कहते हैं वो, उसके थ्रू मेरी टीवी आ रही है। तो क्या उस केस में उनको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा? नहीं, नॉन मोटराइज व्हीकल में तो वैसे ही नहीं है। नहीं सर, मोटराइज व्हीकल है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस केस में आप कह रहे हो घर से वहां पे आ रही है? नहीं, दुकान से मेरे घर पे आ रही है और वो टीवी का साइज बड़ा है तो वो मोटर व्हीकल से लेके आ रहे हैं। वो छोटी गाड़ी होती है मैजिक टाइप की। ठीक है। 4 व्हील। हाँ। उस केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली अगर आप इसके रूल्स पे जाओगे ना तो नॉर्मली 20 किलोमीटर तक अगर आप कहीं जाते हो तो उस केस में ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होती नहीं, पार्ट नंबर ए भरने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। 20 किलोमीटर की रेंज, 20 किलोमीटर की नॉर्मल रेंज होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम 20 किलोमीटर तक कहीं भी लेके जा रहे हैं तो नॉर्मली उस केस में ईवे बिल रिक्वायरमेंट नहीं करते हम। अच्छा अच्छा सर, एक आपने सर अभी मैंने परसों रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें आपने 23 सेक्शन सब सेक्शन 2 में कुछ वो बताए थे पॉइंट जहाँ पे लिमिट दे दी गई है कि इनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है।
तो उसमें सर ईसीओ वाले केस में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे 2-3 पॉइंट ईसीओ के थे यहाँ वहाँ। जैसे एक सर ईसीओ में सप्लायर वाला आपने कोई केस बताया था जिसमें 20 और 10 लाख की लिमिट दे दी है, एक सर 3 सर्विस वाला बताया और एक विदाउट अदर देन 3 सर्विस बताया। सर वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन घूम गया। देखो ईसीओ को तो हर केस में करवाना है, ईसीओ को हर केस में करवाना है। जो सप्लायर होगा उसके लिए 20 और 10 लाख की लिमिट है। 20 और 10 लाख की लिमिट सप्लायर के लिए है। सप्लायर के लिए जी सर। अगर ईसीओ है वो 24 में ही कवर होगा, चाहे वो टीसीएस वाला हो चाहे वो जीएसटी देने वाला हो। अच्छा, तो दोनों ही केस में सर उसको रजिस्ट्रेशन ईसीओ को करवाना है, सप्लायर के लिए उसमें लिमिट है। यस। अगर सर अगर मान लो ईसीओ अगर रजिस्ट्रेशन लेता है तो सप्लायर को लेना जरूरी है कि नहीं है? देखो अगर ईसीओ जीएसटी पे करना चाहता है तो सप्लायर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी अगर 20 लाख तक टर्नओवर है वो क्यों लेगा? नहीं सर, जैसे वो 3 सर्विस वाले केस था ना सर, 3 सर्विस में उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, तो 3 सर्विस वाले केस में तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा ना, तो ईसीओ लेगा। तो ईसीओ लेगा, सप्लायर इस केस में यानी लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई उसमें जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, अगला राउट फिर यहाँ पे है माधवी कहाँ गया बच्चा? यस सर। हाँ जी, आपका डाउट है? यस सर, मेरा स्टडी से रिलेटेड डाउट था। बोलो। सर मैं आपकी नोटबुक पढ़ लेती हूँ, फिर जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन या जो भी राइटिंग प्रैक्टिस वो कैसे क्या करूँ सर? देखो वो सिर्फ एक तरीका है, जितने भी मैंने सीएस प्रोफेशनल के सेशन लगाए हैं ना यूट्यूब पे अलग से, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लगाए हैं वो जरूर अटेंड करो आप। ओके सर। ठीक है, उसमें पता है क्या करो, उसमें ये काम करो कि जब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसका आंसर आप पहले खुद निकालो। यस सर। और फिर उसे चेक करो। देखो मेन क्या कि प्रोफेशनल में दिक्कत क्या आती है आपके एग्जाम में कि आपसे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। यस सर। और इसीलिए मैंने वहां पे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट करवाए हैं। ओके सर। ठीक है ना, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी एग्जाम में कम दिक्कत आएगी आपको। ओके सर। सर वो जो सेशन है वो चैप्टर वाइज है? हाँ, वो जैसे जीएसटी के तो मिक्स है। नहीं चैप्टर वाइज नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर मैंने करवाए थे चैप्टर वाइज, बट बाद में मैंने क्या बोला कि जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो सीए के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, वो सारे मिक्स क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाए हुए हैं। ओके सर। और सर थ्योरी के लिए अभी से क्या करूं? देखो थ्योरी तो इनकम टैक्स में तो ज्यादा नहीं आएगी, इनकम टैक्स में तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, वो तो अगर आपने प्रोविजन सही ढंग से पढ़े हैं तो वो थ्योरी आप लिख दोगे। मेन कई बार जीएसटी में ज्यादा थ्योरी आ जाती है, तो जीएसटी में के अंदर भी वही है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी को रटना है। अगर आपके प्रोविजन सारे क्लियर है ना तो वही प्रोविजन आपको लिख के आनी है। कभी भी ना टैक्स में ये मत सोचना कि थ्योरी आती है, लोग मतलब ये लगा लो कि एक सीधा क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिखना पड़ेगा पॉइंट्स में, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता नॉर्मली टैक्स में। टैक्स में क्वेश्चन बनते हैं प्रोविजन बेस, तो मेनली आपको ना प्रोविजन पे ध्यान लगाना है बस। और अगर प्रोविजन आपके माइंड में है तो वही प्रोविजन आपको लिख के आना है। और ये भी नहीं है कि बेयर लॉ की लैंग्वेज लिख के आनी है, आप अपने खुद की लैंग्वेज भी लिख सकते हो, बट जो आप लिखना चाह रहे हो उसकी इंटेंशन और बेयर लॉ की इंटेंशन सेम होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। वर्षा ने कहा है कि सर प्लेलिस्ट बना दो सारे प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट दरबार की। मैंने वैसे प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है, तो उसमें कुछ सेशन अभी ऐड नहीं है, वो मैं बहुत जल्दी ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वैसे, उसमें कुछ सेशन ऐड नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा। चलो निधि का डाउट है। निधि हाँ जी, हाँ गुड आफ्टरनून निधि, बोलो। सर मुझे इनकम अकर और अराइज इन इंडिया उसकी एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इनकम अक्रू इन इंडिया और अराइज इन इंडिया, और समटाइम्स इन क्वेश्चन लाइक रिसीव्ड इन इंडिया और रेमिटेंस इन इंडिया। रिसीव और रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट पता है सर, और उसकी जो टैक्सेबिलिटी करते हैं ना आर वो नहीं क्लियर हो रहा। उसमें ना देखो ये चीज होती है, मेन जो बच्चा कंफ्यूज होता है ना वो रिसीव और रेमिटेंस में होता है। तो रेमिटेंस का मतलब होता है भेजना, ठीक है, और रिसीव का मतलब होता है फर्स्ट रिसीव। एग्जाम्पल मैं सिंपल सा लेता हूं, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया इनकम अराइज इन यूएसए, रिसीव इन यूएसए बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया।
ओके ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब इनकम कमाई बाहर है, रिसीव बाहर की है, उसके बाद आपने इंडिया में भेज दी। ओके ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जो इनकम होगी सिर्फ ROR के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में नहीं होगी। ओके तो मेन आपको बस ये देखना है कि रेमिटेंस का मतलब है भेजना और रिसीव का मतलब है आपने रिसीव कहाँ पे की है। ओके सर, तो राइड अगर आउटसाइड इंडिया में हुई है और रिसीव इंडिया में हुई है तो सर? हाँ, फिर तो सब केस में टैक्सेबल होगा ना। अगर रिसीव आपने इंडिया में कर ली है फिर तो हर कैटेगरी में टैक्सेबल होगा। NOR में भी होगा सर? हाँ हाँ हाँ, अगर आपने इंडिया में रिसीव कर ली है फिर तो NR के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। ओके सर, और सर एक और था, मैंने आपकी ई बुक परचेज की है GST की, तो सर वो ओपन नहीं हो रही है, तो क्या करूँ मैं? मोबाइल वो ओपन नहीं हो रही तो आप एक काम कर सकते हो, अब वेबसाइट पे जाके ना एक कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन बना हुआ है। हाँ सर, वो कर दिया मैंने, फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा, उसमें अभी कॉल नहीं आया आपके पास? नहीं आया सर। आपने कब फॉर्म फिल किया था? सर 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया? या सर, और रिवीजन करने पर तो नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो किसी स्टाफ ने भी तो कॉल पिक नहीं किया? नहीं किया सर, मैंने मैसेज भी किया था। तो आप ऐसा करो, मुझे ना अभी अपनी ऑर्डर ID भेज दो। ओके सर। ठीक है, मैं आपको अभी स्टाफ से कॉल करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, चलो जी, अगला डाउट है अक्षय। अक्षय कहाँ गया? नहीं है। हिमांशी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। हाँ सर, मुझे रेसिडेंशियल में एक डाउट था, एक क्वेश्चन दिया था बुक में ही, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/4 रिसीव इन इंडिया। तो सर अमाउंट 20,000 है, तो हम 20,000 पूरा ही मानेंगे कि 1/4 सिर्फ लेंगे? यार उसमें ROR के अंदर तो पूरा मानेंगे और NOR और NR के अंदर 1/4 मानेंगे। ओके, ठीक है, ऐसा। और बताओ। मैं बस यही डाउट। ओके जी, अक्षय आपका कह रहे हो आप ITC में डाउट है, बताओ। दीप। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरा इनकम टैक्स में डाउट है, सेक्शन 139AA में। बोलो सर, उसमें ये था कि आधार कार्ड को कोड करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें आधार कार्ड कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। अगर 80+ एज है और अगर फॉरेन सिटीजन है या नॉन रेजिडेंट है। और सर इसमें ये भी था कि पहले कि अगर आसाम, मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर के असेसी रेजिडेंट है वहाँ का, तो भी आधार कार्ड कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर सर अब जम्मू एंड कश्मीर वाले केस में क्या, मतलब वहाँ के लोग अब करेंगे आधार कार्ड? नहीं, वहां पे भी अभी तो प्रोविजन सेम है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अच्छा, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, मेघालय, हाँ, तीनों के? वहां पे अभी भी एग्जम्प्ट है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अक्षय अब बोलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा ITC में सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे सर डाउट था। बोलो। सर उसमें जैसे लिमिटेड ITC कब तक क्लेम कर सकते हैं हम? हाँ। तो सर एक हमने इनवॉइस करा, मतलब कुछ करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ एक इनवॉइस इशू करा हमने। हाँ। और उससे रिलेटेड हमने डेबिट नोट इशू करा है नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, तो सर वो डेबिट नोट का कब तक हम लोग ITC क्लेम कर सकते हैं? उसके लिए भी सेम प्रोविजन है या उसका नेक्स्ट ईयर तो जाएगा? नहीं, अगर आपने बाद में डेबिट नोट इशू करा है? यस सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करा है सर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करा है, हाँ, तो जब आपने इशू किया उसका वहीं से टाइम काउंट होगा फिर। अच्छा सर, वो डेबिट नोट जिस इनवॉइस से रिलेटेड है उससे काउंट नहीं होगा, उसका नेक्स्ट अपना मतलब न्यू फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा सर? हाँ, क्योंकि डेबिट नोट तो अलग वैल्यू का हो गया ना। अच्छा सर। हाँ, तो वहां से टाइमिंग मिलेगी आपको। अच्छा सर, और एक डाउट था सर, मैंने अभी सर GST कंप्लीट करा है, मेरा दिसंबर टेप है सर। ओके। तो अभी सर इसको मतलब रिवाइज कैसे करें फिर आगे पढ़ने एग्जाम रिलेटेड? देखो, रिवाइज मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपने अभी कंप्लीट कर लिया तो एक बार स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ने स्टार्ट कर दो। ओके सर।
ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो जितना हो सके। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूं सर? कोई क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन बैंक आपके पास अगर मेरी बुक है तो इनकम टैक्स की बुक में क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। अच्छा सर। नहीं तो वही स्टूडेंट दरबार जिसके अंदर मैंने ICSI के जो पिछले कई साल के पेपर हैं उसके अंदर वो करवाए हैं, और बाकी CA वाले जो क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाए हुए हैं। ओके ओके सर। ठीक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस करोगे तो सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके ओके सर। ठीक है अक्षय, थैंक यू सर। ओके जी। निधि, निधि आपका एक और डाउट आया है यहाँ पे। हाँ सर। हाँ जी। प्रॉफिट नॉट टैक्सड प्रीवियसली ब्रॉट इनटू इंडिया, तो वो इंडिविजुअल के हाथ में जब वो इंडिया में आएगा तब वो टैक्सेबल होगा सर? एक बार दोबारा बोलो। देखो मिस्टर एक्स है, उसकी एज 60 ईयर की है और वो प्रॉफिट नॉट टैक्स प्रीवियसली। नहीं नहीं नहीं, वो टैक्सेबल नहीं होगा। पास अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं ना वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। ओके, और फिर जो इंटरेस्ट होते हैं हमारे बॉन्ड पे मिला होता है, और वो हमारा बॉन्ड यूके कंपनी या यूएस कोई कंपनी का है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कौन किसके हाथ में होगी? इंडिविजुअल हो तो? अगर इंडिविजुअल है तो RNR है या तो ROR है, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी सर? हाँ, ROR है फिर तो पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होनी है। बट ROR के हाथ में भी ना सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। जो एग्जम्प्टेड इनकम होती है ना उसको हम ROR के हाथ में भी एग्जम्प्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड की इनकम हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया। हाँ जी, हाँ वो जो डिविडेंड की सेक्शन 10 और हाँ, वो सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। एग्जम्प्ट हो जाती है ROR के हैंड में भी। जी 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 जी। ओके, और फिर एक कंसेप्ट देखना तो कौन सा लेकर आपका देखूं मैं? कौन सा कॉन्सेप्ट? और ये RNO रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में सेक्शन नंबर 5 और 6 आप देख लोगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। सिंह अश्विनी सिंह। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। सर मेरे को डाउट है, मैं फ्रॉम नेशनलाइज एक बार दोबारा से बोलो। 12 लाख। एक बार दोबारा से बोलो। हेलो एक बार तो दोबारा। इसको हम बुक कैलकुलेट करते समय ऐड करेंगे या क्या ट्रीटमेंट इसका करेंगे? आपकी ना आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा से बोलो, आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो जी हाँ, अभी आई मेरी। हेलो हाँ, आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन बोलो। हेलो जी, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक नॉट येट पेड। तो ये मैट कैलकुलेट करते समय, बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते समय हम ये को ऐड बैक करेंगे या क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसका नॉट येट पेड लिखा हुआ है। नहीं, इसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओके, एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मैथ में ही। वो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये भी सेम, इसमें भी कैलकुलेट मैट। इसको भी हम देखो ना, इंटरेस्ट जो होता है वो हम लेते हैं इनकम टैक्स वाला। जी ठीक है, बाकी जो भी आपके इंटरेस्ट है वो पीजीपी की इनकम निकालते हुए तो एड बैक होते हैं, उसका मैट के बुक प्रॉफिट निकालते हुए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। ओके, तो इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम। जी जी। और सर यही क्वेश्चन में जिसमें ये दिया है नॉट येट पेड बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न,
नेट एग्रीकल्चर इनकम 16 लाख बोल रहा है ये। ओके, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट है, माइनस ये भी करेंगे। नहीं बता रहा कि इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देखो अगर इंडिया में है फिर तो एग्जाम्प्ट है, फिर हमें माइनस करनी पड़ेगी अगर उन्होंने क्रेडिट की हुई है तो। एग्जाम्प्ट हो गए। नहीं तो एजम्पशन लेना पड़ेगा। हाँ, इट इज इन इंडिया और आउटसाइड। बिल्कुल, वो एजम्पशन के बेस पे होगा फिर। सर एक थोड़ा कंफ्यूजन था कि इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो उसमें एक तो हमारा टोटल इनकम होती है और कैपिटल गेन का इनकम होती है। हाँ जी। तो इन दोनों पे तो हम स्पेशल रेट से टैक्स निकाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी बिजनेस प्रॉफिट की इनकम है और अदर सोर्स है, वो स्लैब के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल में। ठीक है, इंडिविजुअल की टोटल इनकम। हाँ जी, हाँ जी। और अगर कैपिटल गेन जो है 115,111 ए वाला है तो उसमें 15%। हाँ बिल्कुल, टैक्स बिल्कुल। और अगर 111 ए वाला नहीं है तो वो स्लैब रेट में ही हम ले लेते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, यही पूछना था सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी। पलक, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपकी तबीयत कैसी है? आराम है पहले से थोड़ा सा। सर एक्चुअली मेरे इनकम टैक्स के दो डाउट हैं। एक पहला ये कि डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस रहता है? डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब तो ये होता है क्लबिंग ऑफ इनकम, कि अगर हमने किसी दूसरे को इनकम डाइवर्ट कर दिया अपना टैक्स बचाने के लिए तो उसको हम डाइवर्जन बोलते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनकम अप्लाई कर दी, उसके अंदर भी हमारी टैक्स की सेविंग होती है कई बार। ठीक है, जैसे आपने पैसा किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, अब वो जब आपने ट्रस्ट को डोनेट किया ना, वो आपको देखना पड़ता है कि वो आपने ड्यू होने से पहले ही डोनेट कर दिया, ड्यू होने के बाद डोनेट किया। आपने मे बी एग्जीक्यूटिव में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सैलरी के चैप्टर में, सरेंडर ऑफ सैलरी और फोर गोइंग ऑफ सैलरी। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि मेरी इनकम है, आनी मेरे पास थी, बट मैंने किसी को डाइवर्ट कर दी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे हाथ में टैक्सेबल होती, टैक्स मेरा ज्यादा बन जाता। ठीक है, जैसे आपने क्लबिंग का चैप्टर पढ़ा होगा कि हस्बैंड ने वाइफ को इनकम दे दी, माइनर बच्चे हो गए, तो वो सारा डाइवर्जन के अंदर आता है। ओके सर, एक और डाउट है टैक्स के अंदर। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन भी करवाया था जब हमारे लास्ट ईयर पेपर्स हुए हैं, उसमें कि क्वेश्चन था कि ए जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी में एम्प्लॉयड है, वहां से वो सैलरी ले रहा है पर मंथ, प्लस उसको एचआरए भी मिल रहा है, और जो उसकी वाइफ है वो किसी और कंपनी में एम्प्लॉयड है जहाँ से वो सैलरी ले रही है, जिसमें ए का भी 20% का शेयर है। ठीक है, और उसके बाद बताया कि बी के पास कोई एडुकेट क्वालिफिकेशन नहीं है अपनी पोस्ट के लिए जिसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, और बी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ओनर है, मतलब घर की बाय द फैमिली। तो हाउस जो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1560 में बोरोड फंड्स के साथ। हमें बताना है कि हमें उनको टैक्स प्लानिंग करनी है ताकि उनका टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो सके। आपने क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें आपने ये बोला था कि जो वाइफ है जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब जो हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और वाइफ ओनर है उस हाउस की, तो वाइफ जो है वो लेट आउट कर दे अपने हस्बैंड को, रेंट रिसीप्ट जो है वो इशू कर दे, तो जिससे क्या होगा एचआरएस भी यूटिलाइज हो जाएगा, टैक्स भी मिनिमाइज हो जाएगा। एक पॉइंट आपने ये भी उसमें बताया था। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये रहता है कि जैसे कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि ठीक है गवर्नमेंट ने ही ये स्कीम दे रखी है कि आप वाइफ हस्बैंड को लेट आउट कर सकती है, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेट आउट कर सकते हैं, रेंट रिसीप्ट हम शो कर देते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो बट सर अगर सोचा जाए तो ऐसा मतलब कहाँ पॉसिबल होता है? मतलब ऐसा पॉसिबल है, मैं कर रहा हूँ। बच्चों का ही होता है, नहीं के साथ ही रहता है, मैं ये कर रहा हूँ। मेरी वाइफ काम करती है कंपनी में, बिग 4 के अंदर है, उसको एचआरए मिलता है, उसको मैंने रेंट पे दिखाया हुआ है। बच्चा कह रहा है क्या बेकार की बातें कर रहे हो। सर वही तो, अब मेरी सिस्टर है वो पीएनबी में ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया कि उनके स्टाफ मेंबर ने बोला कि आपको एचआरए आता है, आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, तो आप पर अपने पेरेंट्स के नाम पे रेंट डीड इशू कर दो, दिखा दो, वहाँ पे रेंट आएगा तो वो आप
आपके फादर को या फिर आपके मदर को इनकम हो जाएगी, ठीक है, वो यूटिलाइज भी हो जाएगा, टैक्स भी मिनिमाइज हो जाएगा। मेरी सिस्टर ने भी वही किया, ठीक है, सब हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे यही बात माइंड में आ रही है बार बार कि मतलब ये कहाँ लॉजिकल है, मतलब कि फैमिली के घर में रह रहे हैं तो हम अपने बच्चों को रेंट पे देते हैं या फिर ऐसे क्या, मतलब देखो लॉजिकल तो नहीं है, बट ऑब्वियसली पता है ना, गवर्नमेंट आके नहीं चेक कर रही, गवर्नमेंट को तो रेंट एग्रीमेंट देखना है। गवर्नमेंट ये थोड़ा रिलेशन निकालने बैठ जाएगी आपके कि आपने रेंट किससे लिया या कौन से पर्सन से रेंट पे लिया। ऑब्वियसली बात है, हमने रेंट एग्रीमेंट प्रूफ लगाना होता है। जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं हमने सिर्फ एचआरए क्लेम करना है, ठीक है। अगर कोई भी असेसमेंट हुई हमने रेंट एग्रीमेंट दिखा देना है। अब कभी गवर्नमेंट आके आपके घर ये चेक नहीं करेगी कि ये वाला पर्सन कौन है। हाँ वो बात अलग है कि अगर उसने चेक कर लिया कि ये वाला पर्सन ये है और आप उन्हीं के घर में रह रहे हो और एक्चुअल में कोई रेंट नहीं दिया जा रहा, फिर पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। बट वो ना बहुत रेयर केसेस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कभी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के चक्कर में आपको घर पकड़ने नहीं आएगी। हाँ जहां लाखों रुपए का टैक्स इवेजन हो उस केस में गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे हमें जाना है। बट जहां गवर्नमेंट को पता है कि भैया एचआरए क्लेम करेगा तो पूरे साल में कितना क्लेम कर लेगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख पर कितना टैक्स बचा लेगा, 20-25,000 रुपए, कोई बात नहीं बचाने दो, तो उसमें गवर्नमेंट को इतना इशू नहीं होता, चल जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है, सब लोग करते हैं। बस सर यही तो डाउट थे मुझे, काफी टाइम से, तो मैं सर से पूछूंगी इस पॉइंट को। ओके जी, थैंक यू सर। वेलकम। चलो जी, और एक बार मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ जी, अब जिन जिन के डाउट हैं, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, तो जो जो बच्चे बैठे हैं स्टार्टिंग से पूछता हूँ। स्वीटी, अच्छा जिनके डाउट होंगे वो बस थम्स अप दिखा देना जिनके डाउट होंगे, ठीक है। स्वीटी आपका कोई डाउट है? हाँ स्वीटी बोलो, ऑन करो अपनी ऑडियो। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जीएसटी में डाउट था। बोलो। कि अंडर सेक्शन 23 अपने को पता है सप्लायर ऑफ गुड्स 40 लाख तक एग्जेम्पशन है। हाँ जी सर, उसी में नीचे में एक और पॉइंट आपने लिखवाया था ना, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हुज टर्नओवर इज इन फाइनेंशियल ईयर 40 लाख। तो मेरे को सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है कि दोनों में सप्लायर ऑफ गुड्स ही है, तो दो अलग अलग पॉइंट में क्यों दिया हुआ है? वो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है उसके अंदर। अगर गुड्स का सप्लायर है तो 40 लाख रुपए की लिमिट है। हाँ अगर वो इंटर स्टेट है या वो सेक्शन 24 में कवर होता है तो उस केस में वो 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगती। हाँ, इंटर स्टेट में तो वो सेक्शन 24 में तो कोई इशू नहीं, वो समझ में आ गया। हाँ, लेकिन 23 में आपका नोट जो रिवीजन क्लास आपने डाला था हाँ, जीएसटी का, मैंने देख लिया उसके अंदर ना, वो पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है वो गलत है, ऊपर ही एक पॉइंट है बस वो 40 लाख वाला। अच्छा ये नीचे वाला मतलब अलग से कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव सप्लाई वाला गुड्स का? हाँ वो अलग से कुछ नहीं है, ये उसके संग मर्ज है या है ही नहीं? मैं कट कर दूं? नहीं सिर्फ आप कट कर दो, सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर गुड्स की सप्लाई करोगे तो 40 लाख की लिमिट है। अच्छा, और सर एक और डाउट है, ये कॉम्पोजिशन सप्लाई में जो अपने लोग को आपने बताया था कि सर्विस का एक नया आया है ना 50 लाख, सॉरी एक सेकंड में नोट 50 लाख के ऊपर क्या है नया है कि 50 लाख तक अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें आपने ना एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर मिस्टर एक्स है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के हैं, उनका एग्रीगेट टर्नओवर 140 है, दिल्ली में 40, हरियाणा में 70 और पंजाब में 30। तो इसमें एक आपने दिया था कि पंजाब में अगर वो सर्विस देना चाहते हैं, गुड्स और सर्विस दोनों देना चाहते हैं, तो भी उनका अप टू सब्जेक्ट 150 लाख हम लोग वो एलिजिबल लिमिट है। हरियाणा में सिर्फ सर्विस देना चाहते हैं तब भी अप टू 150 लाख एलिजिबल लिमिट है। मेरे को ये कॉन्सेप्ट खाली यहाँ नहीं समझ में आया कि अगर सिर्फ सर्विस देना चाहते हैं तो वहां तो फिर 50 लाख का सीन होना चाहिए ना? नहीं, अगर सिर्फ सर्विस देना चाहता है वहां 50 लाख तभी तो लगेगा ना जब उसका अलग से पैन कार्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वो सेम पैन में काम कर रहा है और गुड्स भी है और सर्विस भी है तो उस केस में लिमिट 150 लाख की ही लगेगी, और सर्विस साथ में उतनी ही दे पाएगा पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। मीन्स ये कॉन्सेप्ट उसके लिए जो पैन इंडिया, मतलब एक सिंगल पैन पे 4-5 अगर मेरा ऑफिस मैंने खोल रखी है, 4-5 मेरा डिपार्टमेंट रखा है, तब अगर सिंगल है तो फिर वो 50 लाख का कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ देखो, अगर आपने अलग से पैन कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आप कहते हो मैं सिर्फ सर्विस देना चाहता हूँ, फिर आपका 50 लाख वाला किस लगेगा?
अच्छा, इस केस में भी अगर मैं अलग से भी करवाना चाहती हूँ, मैंने 4-5 स्टेट में अपना अलग अलग ऑफिस खोल रखा है, तो चारों पांचों में भी मैं सिर्फ सर्विस ही दे रही हूँ, तो सबका मिला के अप टू 50 लाख होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब वो सिर्फ अगर मैं जितने ही ऑफिस खोल दूं अलग अलग स्टेट में, अगर ओनली सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहती हूँ, तो अप टू 50 लाख का सीन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेम पैन में कभी भी आप काम करोगे, चाहे वो गुड्स वाला करो चाहे वो सर्विस वाला करो, एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। उसके बाद अश्विनी कोई डाउट तो नहीं है? हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी जी सर, एक ये डाउट था, ये जीएसटी का है। इसमें जैसे कि ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए ऑफ आगरा बी सप्लाइड गुड्स टू सी इन हैदराबाद, सो व्हाट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? कहाँ सप्लाई की है? एंड वेयर टैक्स विल बी पेबल? नहीं, सप्लाई कहाँ पे ये की कह है? रहे हैं कि ए ने सप्लाई हैदराबाद में की है और डायरेक्शन दिया है ए ने जो आगरा में है, तो जिसने डायरेक्शन और दिया डायरेक्शन दिया तो जो लखनऊ में है। जिसने, देखो जिस पर्सन ने डायरेक्शन दिया है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन से सप्लाई हुई है, उसकी जो लोकेशन आ गया वो पीओएस बन जाएगा। अच्छा, लोकेशन की पीओएस। हाँ। देन बी पेबल इन जिसने डायरेक्शन दिया उसी की लोकेशन में, उसी की प्लेस ऑफ सप्लाई वही हो गया। यस यस, तो यही डाउट था सर। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम जी। माधवी कोई डाउट? ओके, पलक कोई डाउट? ओके जी, हिमांशी कोई डाउट नहीं। पंकज डाउट है? ऑडियो अनम्यूट करो। हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर बस एक ही डाउट था सर, जो हम लोग जीएसटी में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पढ़ते हैं सर, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है अगर सिंगल कंसाइनी का है तो 1500 से अगर नीचे का है तो एग्जेम्प्ट होता है। सर मैंने अभी बुक्स रिसीव की कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट से सर, तो उनकी असेसेबल वैल्यू 1000 के आसपास थी सर, उसके बाद भी उनका जीएसटी लगा हुआ था सर। किसमें? तो ये नहीं, बुक्स पे थोड़ा लगाया, बुक्स पे लगाया उन्होंने। नहीं सर, वो कोरियर वालों ने सर। नहीं, कोरियर वाले तो वो उसको तो एग्रीगेट चेक करेंगे ना कितनी वैल्यू आ रही है। सर सिंगल कंसाइनी मेरा नहीं चेक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे अलग अलग चेक करेंगे। सिंगल कंसाइनी का मतलब ये होता है कि उस ट्रक में आपका ही सामान आया है। ओके सर, थैंक यू, बस यही डाउट। ओके जी। मोहित कोई डाउट तो नहीं है जी? ओके जी। मुकुल, आपका डाउट व्हाट्सएप पे भेज दिया आपने? यस सर। सर एक और था। हाँ बोलो। सर 5 केसेस बताने जहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट एप्लीकेंट को मिल जाएगी रादर देन कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाने के बजाय। तो सर इसमें वो 5 केसेस जो रिफंड इन्वर्टेड सप्लाई वाले, जीरो रेटेड सप्लाई वाले, वो नहीं लिख सकते? नहीं, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि टैक्स का बर्डन आपने ट्रांसफर किया नहीं किया। सर बस इतना सही क्वेश्चन है, 5 केसेस रिफंडेबल अमाउंट एप्लीकेंट को मिल जाएंगे रादर देन कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाने के बजाय। वो आप लिख दो, वो आप लिख सकते हो, बट आप साथ में ये भी लिख के आओगे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपने पास ऑन कर दी है। ओके सर, क्योंकि इन्होंने जो आंसर लिखा उसमें ये पॉइंट लिखे ही नहीं इन्होंने। वही मैं बता रहा हूँ ना, जीरो रेटेड सप्लाई वाला लिखा इन्होंने बस। हाँ वही बता रहा हूँ कि वो उन्होंने एज्यूम किया कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन किया नहीं किया। अगर आप एज्यूम करके आओगे तो आप केस लिख सकते हैं वहां पे। ओके सर, ओके सर, ठीक है। और सर जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, वो एग्जम्प्टेड था मैन्युफैक्चरर जो करता था गुड, और वो अनरजिस्टर्ड है। सर अगर एक पर्सन है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई करता है, अभी एग्जम्प्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सर वो अनरजिस्टर्ड है, और क्या कहते हैं, उसने मशीनरी परचेस करने के बाद मतलब 8-6 महीने बाद ही एग्जम्पशन खत्म कर दी है उसकी अब, और एग्जम्पशन खत्म करने के बाद सर वो मशीनरी पे अब लेने क्लेम करने जा रहा है आईटीसी, और सर वो पहले से अनरजिस्टर्ड था। तो सर जिस दिन एग्जम्पशन खत्म करी उससे पहले दिन अगर वो रजिस्ट्रेशन करा ले तो सर फिर भी उसको मिल जाएगी आईटीसी? अब आईटीसी मिल जाएगा सर फिर भी उस मशीनरी के ऊपर? नहीं 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 मिलेगा।
तो सर मतलब जब एसेट परचेज करे तभी के टाइम होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो होगा ना, तभी अगर वो रजिस्ट्रेशन होगा तभी वो आगे जाके कैपिटल गुड्स की बात करेंगे वो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, निष्ठा कोई डाउट आपका जी? नो सर, ओके वेरी गुड। लाडली कोई डाउट आपका? ये सब मेरे एक डाउट है। हाँ जी। जीएसटी में रूल 32 का सेक्शन 2 आपने बताया था, रूल 32 का। हाँ। तो उसमें आपने दो पार्ट्स बताए थे, एक तो ए और एक बी, जिसमें हम जो अपनी करेंसी है वो हम चेंज करते हैं जब आरबीआई का रेफरेंस रेट का आपने बताया था, बाइंग रेट माइनस रेफरेंस रेट करके हम वैल्यू ऑफ जीएसटी निकालते हैं जी। सो मुझे रूल 32(2) के बी पार्ट में कंफ्यूजन है। जब हमने बाइंग रेट माइनस रेफरेंस रेट करके उसका वैल्यू ऑफ जीएसटी निकाल ही लिया है, तो फिर ये मनी चेंज करते हुए अप टू इतना जैसे 1 लाख तक 1% नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑप्शनल है ना। वो तो ये कहते हैं कि आपको अगर वो बी में जाना है बी में जाओ, आपको ए में जाना है ए में चले जाओ। तो ये मतलब हमारे ऊपर है। बिल्कुल, हमारे लिए छोड़ा उन्होंने। जहां आपके लिए बेनिफिशियल होगा आप वो यूज करोगे। ओके सर। तो एक और इसमें रूल 32(2)(b) में ही लास्ट वाले में जहां आपने मोर देन 10 लाख लिखवाया था, 0.1% ऑफ एक्सेस पोर्शन और 60,000 विच एवर इज लेस बोला था आपने। हाँ, तो मतलब 60,000 से ऊपर आपकी वैल्यू निकल के नहीं आ सकती। हाँ जी, तो इसका वही मतलब तो ये है। जब निकल के ही नहीं आ सकती तो और लेस की जरूरत ही नहीं थी ना। नहीं, तब इसी लेस से ही तो पता लगा कि आपकी वैल्यू 60,000 से कम निकल के नहीं आ सकती। हाँ जी। क्योंकि अगर मान लो मेरी 0.01% 60,000 से ऊपर आ रहा है जी सर। तो हाईएस्ट 60,000 लेंगे, और अगर वो 60,000 से कम आ रहा है फिर वो लेंगे। जी ठीक है। ठीक है, बस यही डाउट था सर मुझे। ये था शायद ये दो क्यों दिए, एक ही से हो जाता। नहीं नहीं नहीं, वो देंगे तभी तो पता लगेगा ना कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, चलो जी, और एक बच्चा रह गया, विशाखा, आपका कोई डाउट? विशाखा और वर्षा फटाफट से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में डाउट है या नहीं है, फिर चलें लंच करो, आप भी मैं भी करूं। सॉरी, वन स्मॉल डाउट इन जीएसटी। अश्विनी का एक डाउट है बस। अश्विनी बताओ जी फटाफट, 2 मिनट लगाओ। हाँ जी सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलो सर। ये है कि एक ऑडिट फर्म रजिस्टर्ड इन मुंबई, इन्होंने गोवा के एक होटल का ऑडिट किया है, तो पूछ रहे हैं कि टैक्स पेबल इन गोवा और मुंबई। अगर ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म भाई में रजिस्टर्ड है और इन्होंने गोवा के एक होटल का ऑडिट किया है। अच्छा, तो ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि टैक्स कहां पेबल होगा। इंटर स्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लग जाएगा। सो ये गोवा में टैक्स पे करेंगे? नहीं, यहाँ गोवा का बात नहीं है, पहले पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो देगी फिर वो गोवा की गवर्नमेंट को देगी। हाँ, आईजीएसटी सेंट्रल को पे करेंगे। ठीक 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 है भाई, यही पूछना था सर, यही था एक स्मॉल डाउट। ओके जी, चलो चलें जी फिर। अब ध्यान रखना, आपका फ्राइडे को टारगेट मैंने आपको दे दिया है, उम्मीद करूंगा फ्राइडे तक अच्छे से रिवीजन करके आओगे, जो आज दिया उसको भी, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं थी, मैं साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद करूंगा मैट और एएमडी आप अच्छे से रिवाइज करके आओगे। बाकी जो भी डाउट्स होंगे इन 4-5 दिनों में आप इकट्ठे कर लेना, ठीक है। बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम फ्राइडे को, और मंडे से सॉरी ट्यूसडे से आपके अमेंडमेंट लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे शाम को 7 बजे, वो भी आपने जरूर देखने हैं। अमेंडमेंट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, सारी अमेंडमेंट्स प्रोफेशनल की भी उसके अंदर मैं कराऊंगा, जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की होंगी उनको मैं अलग बता दूंगा, आपकी सारी अमेंडमेंट भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपने देखा होगा मैंने उसके ऊपर लिखा भी हुआ है अमेंडमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना, कि ओनली फॉर प्रोफेशनल, तो आपको सारी करनी है। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।